नमस्कार दोस्तों, आज हम अखिल भारतीय जनसंघ के दिल्ली प्रदेश प्रमोद सोती जी से बात करते हैं। जैसे कि जिस तरह बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाती है, उनका उस पे क्या कहना। सर, प्रमोद सोती जी, जिस तरह बीजेपी कहती है कि जो पंडित दीनदयाल जी है वो उनके अपने हैं, मगर जैसे मैंने सुना जो अखिल भारतीय जनसंघ है वो उसका विरोध करती है, उस पर आप क्या कहना चाहिए। उनका हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन अखिल भारतीय जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई है। जैसा आप सभी जानते हैं, 1980 में जब आपातकाल के बाद जनता पार्टी टूटी तो बलराज मधोक उस वक्त अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी और लालकृष्ण आडवाणी जी से ये कहा था कि आप वापस अपनी मूल पार्टी में आइए और अखिल भारतीय जनसंघ के साथ काम करिए। आपकी अपनी पार्टी है, लेकिन क्योंकि दोनों उदारवादी चरित्र के नेता अपने आप को अभिनीत कर रहे थे और वो उन सिद्धांतों पर नहीं चलना चाहते थे जिन सिद्धांतों पर अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। अच्छा सर, जैसे अब बीजेपी सत्ता में है उसकी बात करूँगा और अखिल भारत जनसंघ को भूल चुकी है। जैसे कि आपने अभी बताया भी है, जो पंडित दीनदयाल जी है वो इसी संस्था से जुड़े हुए थे और उन्हीं के द्वारा आगे बढ़े, मगर आज इस संस्था को क्यों भूली बीजेपी। इस संस्था को अपने सिद्धांतों की बलि चढ़ा करके वो आज सत्ता की प्राप्ति पर है। आप देख लीजिए कि 302 एमपीज़ में से 165 या 167 एमपीज़ जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं। और बाहर का मतलब दूसरे दलों के लोग हैं जो अखिल भारतीय जनता पार्टी में आए हुए हैं। तो आप सिद्धांतों से समझौता है ये, हम तो सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। सर, जैसे मैंने अभी मेरे पास एक न्यूज आई थी, पंडित दीनदयाल जी की 104वीं जयंती पे जी अखिल भारत जनसंघ ने एक ऐलान किया कि आगे हम भी चुनाव में आएंगे और सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। क्या बीजेपी से क्या ऐसा मनमुटाव हुआ, जैसे आपने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर जैसे घोषणा की गई इस मौके पे, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे। हमारा उनसे कोई मनमुटाव नहीं है, हमारा उनकी नीतियों से मनमुटाव है जी। उनकी नीतियां जो हैं वो कृषि विरोधी हैं, बेरोजगारों के लिए उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, और क्या कहूँ, विदेश नीति आपके सामने है। चाइना, पाकिस्तान, भूटान और ये नेपाल हमारे को आंखें दिखा रहे हैं, श्रीलंका आंखें दिखा रहा है। और ये जो एफडीआई वाली जो विदेश नीति है इसका भी मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने एफडीआई के विरोध के चलते संसद को नहीं चलने दिया था। सर, जैसे आपने कहा कि जो पंडित दीनदयाल जी है जो उनकी पार्टी में का उस आधार पे बीजेपी नहीं काम करी, उसी का विरोध आप लोग कर रहे हैं जी। सबसे बड़ा कारण यही है जी, सबसे बड़ा कारण यही। वो उनकी जयंती क्यों बना रही, क्यों अपना बना रही, फिर सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए जी। वो वोटों की राजनीति, क्योंकि वो ब्राह्मण समुदाय से थे और एक बहुत ही सौम्य, सरल और काम करने वाले उनकी छवि जो अभी हमारे मस्तिष्क में है वो यही है कि 1951 में जब अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई उसके बाद से वो उसके महामंत्री रहे और 18 साल उन्होंने कड़ी मेहनत करके इस देश के अंदर अखिल भारतीय जनसंघ को स्थापित किया। विभिन्न स्वतंत्र पार्टी के साथ और अन्य पार्टियों के साथ मिल करके उन्होंने समझौता किया, समवित सरकारें बनाई। बहुत ही चरित्रवान व्यक्ति दीनदयाल उपाध्याय जी थे। सर, जैसे पंडित दीनदयाल जी थे, जैसे उनका पता चला कि भाई रेलवे स्टेशन पे उनकी हत्या की गई थी जी। और मैं सीधा सीधा कहूँगा कि जैसे अब बीजेपी, उससे पहले कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, मगर अब बीजेपी की सत्ता है, 6 से 7 साल होने वाले हैं, मगर उनके हत्यारों का आज तक पता नहीं लगा।
वो उनको क्या अखिल भारतीय जनसंघ इस चीज से नाराज है? हाँ, बिल्कुल नाराज है। हमने पहले भी 1980 में भी इंदिरा गांधी की सरकार में भी हमने मांग करी थी अखिल भारतीय जनसंघ से कि पंडित दीनदयाल जी की जो हत्या हुई है उसकी इंक्वायरी की जाए। इंक्वायरी हुई भी, लेकिन वो लीपापोती करके उसमें 2 व्यक्तियों को पकड़ा और उनको सज़ा दिलाई 4 साल की, और वो 4 साल के बाद छूट गए, जो कि उचित नहीं है। एक अखिल भारतीय स्तर के नेता की हत्या जिस प्रकार से हुई है, हम उसको निंदनीय मानते हैं, और उसमें कुछ वरिष्ठ लोगों का हाथ जरूर रहा होगा, जिस कारण से उसकी उचित जांच नहीं हुई। अच्छा सर, अखिल भारतीय जनसंघ जो है, जैसे मैंने चुनाव की बात की, अभी मैं दिल्ली की बात करूंगा, बाकी बिहार में और जगह राज्यों में भी चुनाव है, पर मैं दिल्ली की बात करूंगा, जैसे कि निगम पार्षद के चुनाव आ रहे जी, उसमें कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगी? जिस तरह की अभी आपने जयंती पे, जो पंडित दीनदयाल जी की जयंती पे एक ऐलान किया था कि भाई हम एक पार्टी बना के आ रहे और उसमें हम अब चुनाव लड़ेंगे। जी, उसके अंदर हमारा 270 सीटों पर ही चुनाव लड़ने का इरादा है। 3 नगर निगम में हम चुनाव लड़ेंगे और दृढ़ता के साथ लड़ेंगे उसमें चुनाव, और पूर्ण निष्ठा के साथ हम चुनाव लड़ेंगे, सादगी के साथ लड़ेंगे। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि धन बल, बाहुबल और सब बलों का शाम दाम दंड भेद नीति अपना करके जो ये सत्ता दल सत्ता को हथियाना चाहते हैं, हम इसका विरोध करते हैं, और जितना भी हमसे हो सकेगा हम इस चुनाव के अंदर अपने उम्मीदवार क्या बीजेपी पार्टी का भी विरोध होगा इस चुनाव में? हाँ, बिल्कुल होगा। जब हम अपने चुनाव अभ्यर्थी उतारेंगे तो विरोध तो करना ही पड़ेगा। तो अभी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं अखिल भारतीय जनसंघ के, और दिल्ली वासियों को क्या अभी से आप संदेश देना चाहेंगे? हमारा संदेश ये है कि दिल्ली नगर निगम के 3 नगर निगमों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। सफाई कर्मचारियों की जो हाजिरी है वो बिना उसके रजिस्टर के लगती है, वहाँ भ्रष्टाचार है। हाउस टैक्स में भ्रष्टाचार है, और सभी जो नीतियां हैं दिल्ली नगर निगम की वो जनता विरोधी हैं। हम उनका घोर विरोध करते हैं। हम टैक्स में कमी करेंगे अगर हम सत्ता में आए, और दिल्ली के वासियों को हम भरपूर सुविधाएं देने की अपनी तरफ से भरसक कोशिश करेंगे। सर, जैसे आपने सुविधा की बात की और छूट की बात की, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी है वो आज की डेट में सत्ता में है, वो भी बहुत सारी सुविधा दे रही, और आप भी कह रहे कि हम भी सुविधा देंगे, तो क्या लग रहा है कि लोग किस पे विश्वास करें? उनकी सुविधा में और हमारी सुविधा में फ़र्क है। वो महिलाओं को ही छूट दे रहे हैं जो उचित नहीं है। आप देखिए, जो 70,000, 80,000, 1 लाख रुपए महिला वेतन पा रही है, क्या वो छूट की हकदार है? मैं समझता हूँ वो छूट की हकदार नहीं है। और जो पानी की जो व्यवस्था है वो आपके सामने ही है कि 1 घंटा आधा घंटा पानी आता है, और 20,000 लीटर की जो उन्होंने लिमिट रखी हुई है वो भी कोई ज़्यादा उचित नहीं है। निःशुल्क के चक्कर में हम अपना राजस्व भी खोते हैं, और अपनी क्रेडिबिलिटी जो हमारी है वो भी हमारी ख़त्म होती है। सर, आप भी कह रहे हैं कुछ चीज़ें फ्री दी जाएंगी। फ्री नहीं दी जाएंगी जी। उसमें कुछ ना कुछ चार्ज लगा के उसको कम किया जाएगा। जो हाउस टैक्स, अब जैसे कुछ नए टैक्स इन्होंने लगाए हैं, उन टैक्सों में हम कमी जरूर करेंगे। अच्छा सर, मैं बात करूं जैसे दिल्ली में आज की डेट में जो कोरोना महामारी चल रही, मगर जो हमारी सरकारें है वो दिन पे दिन कह रही कि भाई सुधार होता आ रहा है, तो आपके हिसाब से कितना सुधार इस चीज़ में हो रहा है? क्योंकि अब तक कोई वैक्सीन नहीं आई, कोई दवा नहीं आई, इसका इलाज भी नहीं है, और ये महामारी जो है वो उत्तरोत्तर ऊपर ही बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। आप देख रहे हैं 4,000, 4,500, 4,200, 4,100 केसेस रोज़ दिल्ली के अंदर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की कमी है। मैं अभी बाहर निकलता हूँ तो देखता हूँ लोग बाग सड़क पर थूक रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का तो धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। बसों में आप देख लीजिए, 3 व्हीलर्स में देख लीजिए, ये ई-रिक्शाज़ में देख लीजिए। ये जो लॉकडाउन इन्होंने किया था उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। केंद्र सरकार ने भी और आप पार्टी ने भी जो लॉकडाउन किया था उसका दुरुपयोग हुआ। आर्थिक नीतियों का बिल्कुल बंटाधार हो गया, और बेरोज़गार तो आपको पता ही है कि दिल्ली से लगभग
6 लाख लोग जो हैं वो पलायन कर गए हैं। फैक्ट्रीज़ में काम करने के लिए मजदूर नहीं है, तो ये व्यवस्था है। यानी कि जो दिल्ली की सरकार है, केंद्र सरकार है, वो फेल हुई कोरोना के नाम हाँ, से। कोरोना के नाम से टोटली फेलियर है। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.